तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपना जफान मून पवेलियन पहुंच गया है। वहां उसका पंगा हुआ था किंग मैंगसे के डाओजुआन से। पर सुनो, वो असली डाओजुआन नहीं था, बल्कि उनका एक स्वॉर्ड इंटेंट था जिसने जफान की डेमोनिक पावर्स को महसूस करते ही उस पर हमला बोल दिया था। दोनों के बीच क्या मस्त लड़ाई हुई थी। इसी चक्कर में जफान का सोल डिवॉरिंग बीड उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। जफान तो बस मरने ही वाला था कि तभी एल्डाफेंग की आत्मा वहां आ गई और उसके दिल को प्योर करके उसे बचा लिया। इतना ही नहीं, एल्डाफेंग ने अपना स्वॉर्ड इंटेंट भी जफान की बॉडी में डाल दिया, जो किसी कीमती खजाने से कम नहीं था। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जफान अभी भी उसी मून पवेलियन में ही है। डाओजुआन का स्वॉर्ड इंटेंट तो अब वहां से पूरी तरह से गायब हो चुका था। जफान ने देखा कि उसके सामने कमल के फूल तैर रहे हैं और देखते ही देखते वो फूल चमकने लगते हैं और जफान को एक बिल्कुल ही अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब इस नई जगह पर जफान को दो तरह की एनर्जी महसूस हो रही थी। एक तो थी एकदम प्योर ईविल पावर और दूसरी थी प्योर डाउ पावर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी बिजलियां कड़कने लगी और उसे एक आवाज सुनाई दी, ब्लैक हार्ट, अब तुम मेरी तलवार की ताकत देखोगे। इसके बाद उन दोनों पावर्स में एक जोरदार टक्कर हुई और पूरी जगह हिलने लगी। जफान ने फौरन ब्लड डिवॉरिंग मिस्ट का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। उसे ये भी समझ आ गया था कि जिसे ब्लैक हार्ट बुलाया जा रहा है वही इस सोल कैप्चरिंग बीट का असली मालिक होगा। देखते ही देखते उस पूरी जगह पर ईविल एनर्जी फैलने लगी और पूरा आसमान उसकी चपेट में आ गया। अब हमें सोल कैप्चरिंग बीट का असली मालिक दिखाया जाता है। वो अपने दुश्मन से कह रहा था, तुम्हारी तलवारों में वो दम नहीं जो मुझे हरा सके। क्यों ना तुम मेरी ताकत देखो, तुम्हें हम दोनों के बीच का फर्क पता चल जाएगा। इसके बाद उसने ईविल ड्रैगन आउट ऑन द सी टेक्निक का इस्तेमाल करके ढेरों ईविल ड्रैगन्स को बुला लिया। धुएं से बने ये ड्रैगन पहले तो इंसानों जैसे थे, फिर ड्रैगन बन गए। उनके आते ही वहां एक बहुत बड़ी लहर उठी तो जफान ने खुद को बचाने के लिए एक पावरफुल शील्ड बना ली। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस मून केव में ऐसे लोग भी हैं जो पूरे हेवन को तबाह कर सकते हैं। तभी जफान पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर का हमला हुआ जिससे उसकी शील्ड टूट गई। वो समझ गया कि ये दोनों ताकतें आपस में भिड़ गई हैं। वहीं राइटियस पाथ के मास्टर की आवाज आई जो ब्लैक हार्ट से कह रहे थे, तुम तो बड़े गुस्से वाले हो, इतने हजारों सालों बाद भी जरा भी नहीं बदले। फिर हमें उस राइटियस पाथ के फॉलोअर को भी दिखाया गया जो किंग सेक्ट के पैट्रियार्क थे। जफान तो उन्हें देखकर चौंक गया। पैट्रियार्क ब्लैक हार्ट को बता रहे थे, मैं ही धरती और स्वर्ग हूँ, इस दुनिया की हर चीज मुझसे जुड़ी है। हम डाउ कल्टिवेटर्स तो बिना ताकत का इस्तेमाल किए ही बहुत कुछ कर जाते हैं, इसलिए तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे और न ही कभी धरती और स्वर्ग की सीमाओं को पार कर पाओगे। इस पर ब्लैक हार्ट बोला, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मेरे कंट्रोल में ना हो। अगर मेरे एक हाथ में सूरज और चांद की रोशनी है तो दूसरे हाथ में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है। मैंने भी तुम्हारे जैसा ही डाव पाथ हासिल किया है, इसलिए इस दुनिया में ऐसी कोई सीमा नहीं जो मुझे रोक सके। ब्लैक हार्ट की बातें सुनकर पैट्रियार्क को बहुत गुस्सा आया। वो बोले, इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव नहीं जिस पर हेवन के कानून लागू ना होते हों। हम सभी को हेवन के आदेश का पालन करना पड़ता है, और जो भी हेवन के खिलाफ गया उसने बस अपनी तबाही को दावत दी है। इसके बाद पैट्रियार्क ने ब्लैक हार्ट पर बहुत भारी प्रेशर डाला, पर ब्लैक हार्ट भी कम नहीं था। वो अपनी शक्तियों से पैट्रियार्क के हमले को रोकने लगा। साथ ही वो पैट्रियार्क से कह रहा था, इस गुफा में रह रहकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तभी उसकी नजर जफान पर पड़ी। वो बोला, बच्चे, तुम्हारी बॉडी से मुझे सोल डिवॉरिंग बीट की खुशबू क्यों आ रही है? और साथ ही उसने पैट्रियार्क के हमले को भी खत्म कर दिया। अब ये दोनों बड़े बुजुर्ग जफान से बात करने लगे। पैट्रियार्क ने कहा, बच्चे, तुम्हारी जिंदगी तो मुश्किलों से भरी है, तुम्हें हर बार मुश्किल फैसले लेने पड़े। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम राइटियस पाथ पर चलते तो तुम्हारा फ्यूचर कैसा होता? मेरे ख्याल से तुम बहुत ऊंचाइयों को छू पाते। इस पर जफान कहने लगा, मेरी जिंदगी तो खौलते हुए तेल जैसी है जिसमें एक मछली दिन रात तड़पती है। मैं तो बस यही पाउचर झेलता रहा हूँ। न जाने कितनी रातें मैंने मौत के साए में गुजारी हैं। उस वक्त मैं सोचता था कि काश मैं एक सही फैसला ले पाता। पैट्रियार्क ने समझाया, हेवन डाउ के सामने हम सब बराबर हैं। हेवन ने हमेशा उसी का साथ दिया है जो सच्चाई के रास्ते पर चला हो, जिसने अपनी इच्छाओं को दबाकर अच्छाई को अपनाया हो। अगर सब लोग इसी रास्ते पर चले तो शायद दुनिया में शांति आ जाएगी। यहाँ जफान को अपना बचपन याद आने लगा। जब उसके माँ बाप मारे गए थे तब उसने किंगमिंग सेक्ट ज्वाइन किया था। उसे जियो के साथ हुई अपनी लड़ाई याद आई। सोल डिवॉरिंग बीड मिलने से पहले तक जफान ने हमेशा राइटियस पाथ पर चलकर कड़ी मेहनत की थी। वो एक एवरेज स्टूडेंट था, पर अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। उसे कभी ऐसा नहीं लगा कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है। इस वक्त जफान सोचने लगा, अगर मुझे वो सोल डिवॉरिंग बीड ना मिलता तो शायद इतने सारे लोग मेरे हाथों ना मारे जाते। तभी उसे ब्लैक हार्ट की आवाज आई। वो जफान को बोला, हमारे काम ही हमारी कीमत तय करते हैं। तुम्हें लगता है कि सोल डिवॉरिंग बीड की वजह से वो लोग तुमसे दूर हो गए? तुम पूरी तरह से गलत हो। ये बीड तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत है। इसके बिना तो तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं होता।
इसके बाद जफान को कुछ तस्वीरें दिखने लगी जिसमें किंगमिंग सेक्ट में तबाही मची हुई थी। चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं और फिर जफान पर भी हमला हो गया। ब्लैक हार्ट उसे बता रहा था, बिना सोल कैप्चरिंग बीड के तुम कुछ नहीं हो। अगर तुम्हारे पास ये बीड ना होती तो यही तुम्हारा फ्यूचर होता। तुम सिर्फ अपने साथियों को मरता हुआ देखते। ये तबाही तुम्हारी आंखों के सामने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती। इसके बाद ब्लैक हार्ट ने जफान के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी बातों में लेने लगा। वो बोला, इस दुनिया का बस एक ही नियम है, यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहता है। अगर सोल डिवोरिंग बीट तुम्हें पावरफुल बनाती है तो ये तुम्हारी कमजोरी कैसे हो सकती है? दुनिया में अच्छाई और बुराई की बहुत बातें होती हैं, पर मुझे लगता है कि ये सिर्फ वो जंजीरें हैं जो बेवकूफ लोग पीछे छोड़ गए हैं। यहाँ जफान ब्लैक हार्ट की बातों से पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुका था। वो बोला, जिसके पास ताकत नहीं होती वो बस दूसरों के हाथों मारा जाता है। चाहे वो ताकत कैसी भी हो, मुझे उसे हासिल करना ही होगा। उसकी बातें सुनकर ब्लैक हार्ट जोर जोर से हंसने लगा। वो बोला, बच्चे तुमने तो मुझे खुश कर दिया। अगर तुम्हारे पास सबसे खतरनाक पावर आ गई तो कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला तुम करोगे। तुम जिसे चाहो मार सकते हो और जिसे चाहो बचा सकते हो। सब कुछ तुम्हारी मर्जी पर होगा। और तभी उसके हाथ में मौजूद चेस पीस ने जफान को एक और विजन में भेज दिया, लेकिन इस बार जफान के पास ब्लड डिवोरिंग मेस थी। वो सोचने लगा, अगर मैं इस खतरनाक हथियार का इस्तेमाल करके तबाही को रोक सकता हूँ तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। इस तरह मैं अपने पूरे सेक्ट को बचा सकता हूँ। बस फर्क इतना है कि इस हथियार को अपनाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना होगा। उसके ऐसा सोचते ही ब्लड डिवोरिंग मेस की ईविल पावर जफान की बॉडी में समा गई और वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया। तभी कई सारे डेमोनिक बीस्ट उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ गए, पर जफान ने फौरन सोल कैप्चरिंग एंड सीजिंग टेक्निक एक्टिवेट कर दी। ऐसा करते ही बहुत सारी ब्लड वेव्स उन बीस्ट्स पर हमला करने लगी। ये हमला इतना भयानक था कि हजारों बीस्ट्स एक ही झटके में मारे गए। यहाँ जफान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो बस अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह करना चाहता था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जियो पर भी हमला कर दिया है। जियो को घायल देखकर जफान घबरा गया और फिर जियो ने उसी की बाहों में दम तोड़ दिया। धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोग गायब होने लगे। जफान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को किसने मारा, उसने या फिर उन डेमोनिक बीस्ट्स ने। अब सीन कट होता है और हम पहुंचते हैं किंगमिंग सेक्ट। यहाँ जियो एक व्हाइट बोन स्नेक डीमन को मारना चाहती थी, लेकिन उस डीमन ने अपनी एनर्जी छोड़कर कई सारे ब्लड स्ट्राइक्स चला दिए, जिन्हें जियो ने बड़ी तेजी से काट दिया। मगर तभी उस डीमन ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। जियो को संभलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन अचानक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और जियो को उस हमले से बचा लिया। दरअसल वहां उसकी मास्टर और उसकी सीनियर सिस्टर आ चुकी थी। मास्टर शू अपने शिष्यों को बता रही थी, व्हाइट बोन स्नेक डीमन बहुत पावरफुल है, हम इसका आमने सामने मुकाबला नहीं कर सकते, हमें किसी भी तरह इसका ध्यान भटकाना होगा। तभी उस डीमन ने अपनी ब्लड लेंसेज का इस्तेमाल करके उन पर हमला कर दिया। मास्टर शू उन्हें काटते हुए आगे बढ़ने लगी। इसी बीच वो अपने शिष्यों को बताने लगी कि हमें इसके सबसे कमजोर अंगों पर हमला करना होगा। फिर मास्टर शू ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके एक आइस फॉर्मेशन बना दिया। ऐसा करते ही वो व्हाइट बोन स्नेक डीमन पूरी तरह से बर्फ में जम गया। इसी मौके का फायदा उठाकर शियान और जियो के करीब पहुंच गईं। जियो ने मिस्टिक आइस टेक्निक का इस्तेमाल करके स्नेक डीमन पर जोरदार हमला किया, पर इससे पहले कि हमला उसके दिल तक पहुंच पाता, स्नेक डीमन ने फौरन अपनी हड्डियां बढ़ाकर दिल को ढक लिया और अब उस स्नेक डीमन ने अपनी पावरफुल एनर्जी छोड़कर उन दोनों पर भी हमला कर दिया। तो दोनों ने फटाफट अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बना ली, जिसकी वजह से व्हाइट बोन स्नेक डीमन का खतरनाक हमला भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब तक मास्टर शूज डीमन के सामने पहुंच गई थी। उन्होंने अपना 1000 थंडर स्ट्राइक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ टाइनी टेम्पल और फिंगशांग वैली के लीडर्स ने भी अपनी ताकतें छोड़ दी। इसमें डाओजुआन ने भी अपना स्वॉर्ड इंटेंट मिला दिया, जिसकी वजह से ये हमला चारों एल्डर्स की ताकत के साथ स्नेक डीमन पर जाकर लगा। इस जोरदार धमाके में वो स्नेक डीमन बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद हमें एक और डीमन किंग दिखाया गया, जो अपनी बॉडी से बहुत भयानक शक्तियां निकालकर डिसाइपल्स को जलाकर राख कर रहा था। साथ ही वहां मौजूद सारे पत्थर भी हवा में उड़ने लगे, जिसमें कई सारे डिसाइपल्स फंसकर मारे जा रहे थे। इस तबाही को देखकर बीस्ट गॉड को बड़ा मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मास्टर शू ने देखा कि स्नेक डीमन का दिल तो अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बड़ी तेजी से अपनी ताकतें वापस पा ली थीं, यानी इन लोगों की सारी मेहनत बेकार हो गई थी। अब हमला करने की बारी उस स्नेक डीमन की थी। वो तो गुस्से में आकर अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी छोड़ने लगा, जिससे कई सारे ब्लड लैंसेस पहाड़ को चीरते हुए उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ी। जियो तो इसमें पूरी तरह से फंस गई थी, मगर उसने जैसे तैसे उन ब्लड लैंसेस को काटकर खुद को आजाद कर लिया। वहीं मास्टर शू बता रही थी कि इस व्हाइट बोन स्नेक डीमन पर किसी भी बाहरी ताकत का कोई असर नहीं हो रहा। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें फ्रॉस्ट का इस्तेमाल करके इसे पूरी तरह से जमाना होगा। इसके बाद मास्टर शू ने अपने एक आइस बर्ड को बुलाकर सीधे स्नेक डीमन पर हमला कर दिया। हालांकि स्नेक डीमन ने बड़ी आसानी से उनके इस हमले को चकमा दे दिया। वहीं शियान दूसरी तरफ से तेजी से उस पर लगातार हमले करने लगी।
वो जियो को बता रही थी कि हमें इसके वाइटल ऑर्गन को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तो अब ये दोनों लड़कियां एक एक करके उस पर हमला करने लगी। अगर वो एक के हमले को रोकता तो दूसरी हमला करने के लिए तैयार रहती। इससे वो स्नेक डीमन भी काफी परेशान हो गया। तब तक मास्टर शू उसके दिल पर वार करने के लिए पहुंच चुकी थी। लेकिन ये सब बीस्ट गॉड ने देख लिया। ये बंदा अपने डीमंस को इतनी आसानी से तो मरने नहीं देगा। इसलिए जैसे ही बीस्ट गॉड ने चुटकी बजाई, उस डीमन के दिल से कई सारे स्ट्राइक्स निकलने लगे। असल में वहां एक बहुत खतरनाक कोर बन गई थी जिसने जियो और उसकी सीनियर शियान पर जबरदस्त हमला कर दिया। इस हमले में वो दोनों बुरी तरह घायल हो गईं। शियान तो बेहोश हो गई और वहीं जियो ने देखा कि वो डीमन उन पर हमला करने आ रहा है। मगर जियो ने जैसे तैसे उसके हमले को चकमा दिया और अपनी सीनियर को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच गई। यहाँ पर शियान ने जियो को अपनी तलवार दे दी। वो कह रही थी, इसका इस्तेमाल करके इस डीमन का मुकाबला करो। इसलिए जियो ने गुस्से में आकर हेवन सेज डीमन स्लेयर टेक्निक एक्टिवेट कर दी। ऐसा करते ही वहां बहुत तेज बिजली चमकने लगी। जियो की आइस और शियान की थंडर पावर अब पूरी तरह से एक हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ त्यानियान टेम्पल के मास्टर ने डीमन सबड्यूइंग गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया। इसमें भाशियान और भाशियांग उनके मास्टर का पूरा साथ दे रहे थे, जिसके चलते वहां एक बहुत बड़ी गोल्डन बॉडी बन गई। वो अपने जुड़े हुए हाथों से उस फायर बर्ड को कुचलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस फायर बर्ड ने अपने चारों ओर पत्थरों की एक बहुत मजबूत शील्ड बना ली थी, जिसे तोड़ने के चक्कर में त्यानियान टेम्पल के मास्टर बुरी तरह घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ स्नेक डीमन ने मास्टर शू को बुरी तरह घायल करके चट्टानों पर पटक दिया था। तब तक जियो भी वहां पहुंच गई थी। वो तो सीधे उस स्नेक डीमन की तरफ बढ़ रही थी, तो उसने उस पर अपने फायरबॉल्स छोड़ने शुरू कर दिए। हालांकि जियो बिजली की रफ्तार से इधर उधर होकर उसके सारे हमलों से बचने लगी। इसके बाद वो स्नेक डीमन के एकदम करीब जाकर अपनी आइस और थंडर से हमला कर देती है, जिससे वो डीमन किंग बुरी तरह घायल हो गया। और इसी का फायदा उठाते हुए जियो ने उस पर एक और स्ट्राइक मारी, जो सीधे उसके दिल को चीर गई। तो इस तरह जियो ने डीमन किंग के वाइटल ऑर्गन को डैमेज कर दिया था। यहाँ हम जियो के चेहरे पर एक मुस्कान देख सकते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि अब इस डीमन किंग को मारना आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ त्यानियान टेम्पल के सभी मॉन्क्स अपने मास्टर की मदद करने के लिए पहुंच गए थे। उन सब की डिवाइन पावर्स मिलकर उस गोल्डन बॉडी को और भी पावरफुल बना देती है और वो आसानी से फायर बर्ड की शील्ड को तोड़ देती है। वहीं पर एक और मास्टर अपने कई सारे फॉर्मेशंस बनाकर उस डीमन किंग पर चारों ओर से हमले करने लगे, जिसके चलते वो डीमन किंग पूरी तरह से उसमें फंस गया और फिर एक जोरदार धमाके के साथ मारा जाता है। ये सब देखकर तो बीस्ट गॉड भी एक पल के लिए थोड़ा परेशान हो गया। इधर जियो अभी भी उस डीमन स्नेक को मारने के लिए उसका पीछा कर रही थी। उसने यहाँ पे अपनी कई सारी फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बनाकर डीमन स्नेक पर हमला कर दिया, तो डीमन स्नेक बड़ी फुर्ती से उसके सारे हमलों से बचने लगा। हालांकि डीमन स्नेक के सामने अब मास्टर शू आ गई थी, जो एक फाइनल ब्लो के लिए तैयार थी। इसमें तीनों मास्टर्स ने उनका साथ दिया था, तो इन चारों की शक्तियों ने मिलकर उस डीमन स्नेक को वहीं पर जमा दिया। अब तो ये डीमन स्नेक जरा भी हिल नहीं सकता था। इसलिए जियो ने अपनी दोनों तलवारों से उस पर हमला करते हुए कहा, तेरा खेल खत्म हो चुका है। जियो के इस शानदार स्ट्राइक के साथ वहां एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे व्हाइट बोन स्नेक किंग की हड्डियां बिखर गईं। यानी कि इस डीमन किंग का काम भी तमाम हो गया। अब सीन फिर कट होता है और हम जफान को देखते हैं, जो एक शतरंज के खेल में फंसा हुआ था। यहाँ ये दोनों मास्टर्स उसे अपनी अपनी बातें बताकर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। पैट्रियार्क चाहते थे कि जफान राइटेस पाथ को अपनाए, इसलिए वो जफान को समझा रहे थे, अभी भी देर नहीं हुई, तुम वापस लौट सकते हो, पर अगर इस बार भी तुमने कोई गलत फैसला लिया तो फिर तुम्हारा लौटना मुश्किल हो जाएगा। तुम इस डेमोनिक रास्ते के अंधेरों में हमेशा के लिए खो जाओगे। वहीं पर ब्लैक हार्ट कह रहा था, तुम वापस नहीं मुड़ोगे। अगर हेवन तुम्हारा रास्ता रोके तो तुम अपने एक पावरफुल पंच से उसके नियम तोड़ देना, और अगर नर्क तुम्हें रोके तो तुम अपनी ताकत से उसके बंधन तोड़ देना। यहाँ जफान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन दोनों में से किसकी बात माननी चाहिए। तभी उसके पास काले और सफेद रंग के चेस पीस गिरने लगे। काले वाले थे ब्लैक हार्ट के और सफेद वाले थे पैट्रियार्क के। वो जफान को समझा रहे थे, हेवन का रास्ता बिल्कुल साफ है, तुम्हें बस अपने दिमाग को शांत रखना है, नेगेटिव शक्तियों को कभी अपने पास नहीं आने देना, और हाँ, तुम्हें रास्ते में मिलने वाले हर मौके का फायदा उठाना होगा, तभी जाकर तुम राइटियस पाथ की ऊंचाइयों को छू सकते हो। और फिर कई सारे सफेद चेस पीस जफान की तरफ बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक हार्ट भी अपने काले चेस पीस लेकर तैयार था। वो जफान को बता रहा था, ग्रेट दाव तो बस नाम का ग्रेट है, अगर इस दुनिया में कोई चीज मैटर करती है तो वो है हार और जीत। यही इस दुनिया की आखिरी सच्चाई है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। हजारों साल पुरानी दुश्मनी एक ही मैच में खत्म हो सकती है। वहीं पैट्रियार्क जफान को बता रहे थे, अच्छाई और बुराई हमारे बस एक सोच पर निर्भर करती है, तो तुम फैसला करो कि तुम्हें अच्छाई का साथ देना है या बुराई का। पर ब्लैक हार्ट उसे भड़का रहा था, राइटियस पाथ पर चलकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है, अगर तुम्हारे पास एक शॉर्टकट है तो तुम इतने लंबे रास्ते को क्यों चुनोगे। यहाँ जफान इन दोनों की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए।
इन दोनों मास्टर्स ने अपनी अपनी बातें बताकर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया था, जिसके चलते जफान की डेमोनिक पावर्स एक्टिवेट होने लगीं। अब वो एक और याद में पहुंच चुका था। वहां जफान अपनी ब्लड रिवाइवरिंग मेज का इस्तेमाल करके कुछ पेड़ों को काट रहा था। तभी वहां जफान के मास्टर तियान आ गए। जफान तो उन्हें देखते ही अपनी मेज छुपा लेता है। हालांकि मास्टर ने उसके हाथ में वो हथियार देख लिया था। वो जफान से पूछते हैं, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? जिस पर जफान कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो मास्टर उसे बताते हैं, कल तुम्हें एक लीडर के सामने पेश किया जाएगा। तो जफान समझ गया कि ये सब उसके हथियार की वजह से हो रहा है। तो वो अपने मास्टर से पूछता है, क्या कोई हथियार ईविल हो सकता है? इसका जवाब देने से पहले मास्टर तियान ने जफान से एक सवाल पूछा। वो कहते हैं, तुमने देखा होगा मेरी पत्नी के पास मोशुई नाम की एक तलवार है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो तलवार डेमोनिक होगी या राइटियस? तो जफान उन्हें बताता है, आपने उस तलवार की मदद से कई बुराइयों का खात्मा किया है, यकीनन वो तलवार राइटियस होगी। तो मास्टर ने उसे बताया कि वो तलवार एक डेमोनिक सेक्ट से है। अब ये सुनकर जफान हैरान रह गया। वो बोला, मास्टर, इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई चीज अच्छी है या बुरी, ये उस चीज पर नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करता है। जिस पर मास्टर तियान ने कहा, हाँ बिल्कुल, जैसे हथियार अच्छे या बुरे नहीं होते वैसे ही कल्टीवेशन के तरीके भी हैं। तुम किस तरीके को अपना रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तुम्हारे कर्मों से। तुम अपनी कल्टीवेशन और अपने हथियार का इस्तेमाल किस चीज के लिए करोगे, वही सब कुछ तय करेगा। इस दुनिया की हर एक चीज प्रकृति से ही बनी है, तो वो अच्छी या बुरी नहीं हो सकती। इसका फैसला तो इंसान का दिल करता है। तो अब यहाँ जफान को सब कुछ समझ आ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। साथ ही वो अपनी राइटियस पाथ की डिवाइन एनर्जी उस सोल बीड में डालने लगा। वो अपनी मेज से कह रहा था, मैं जो भी फैसला करूंगा तुम्हें उसे मानना पड़ेगा, चाहे मैं अच्छाई के रास्ते पर चलूं या बुराई के। दुश्मन तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मेरे अपने भी मुझसे दूर हो जाएंगे। इन सारी चीजों को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि यही मेरी किस्मत है। इसके बाद वो उन दोनों एल्डर्स को डांटने लगा। उनसे कह रहा था, मैं तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलूंगा। साथ ही वो ब्लैक हार्ट को धमका रहा था, दोबारा मेरा दिमाग खराब करने मत आना। अगर तुम में इतना ही दम है तो यहाँ आकर मुझे खत्म करो। ब्लैक हार्ट को जफान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी भी जफान के सामने एक न चली। जफान बोला, ना ही अच्छाई, ना ही बुराई, ना ही सच, ना ही झूठ। मेरा रास्ता तो मेरे दिल से निकलेगा। मैं तुम दोनों के रास्ते पर नहीं चलना चाहता। इसके बाद उसने जोरदार लात मारकर उस भ्रम को तोड़ दिया। ये देखकर वो दोनों एल्डर्स जोर जोर से हंसने लगे। वो बोले, इस बच्चे ने तो अपना एक अलग ही रास्ता चुन लिया। चलो, हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। यहाँ हम देख पाते हैं कि जफान की बॉडी में राइटिस पाथ की पावर के साथ साथ डेमोनिक पावर्स भी मिल रही हैं। उसने अपनी एक अलग ही राह बना ली थी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।